इस वीडियो में हम देखेंगे राइट ऑफ इनिशिएटिव, मतलब लोगों का राइट कोई प्रपोजल देने के लिए, करंट पॉलिसी चेंज करने के लिए या नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को प्रपोज करने के लिए वो कैसे लागू होगा। यहाँ डेरेल जी ने शुरुआत में ही आरओआई और आरओपी इसका पर्पस के बारे में जब बताया तब उन्होंने एक शब्द यूज़ किया। पहला तो उन्होंने शब्द यूज़ किया प्रपोज़ल, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट ये शब्द यूज़ किया। ये प्रोजेक्ट शब्द और ये प्रोजेक्ट के बारे में आरओआई और आरओपी का संबंध कभी भी नहीं था। और यहाँ से पूरी की पूरी जो आरओआई और आरओपी या पार्टीलेस इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो विजन है, उसके अगेंस्ट बातें शुरू हो जाती है। और एक बात यह है कि ये आरओआई और आरओपी, ये जो आरओआई, ये जो प्रपोजल है, राइट ऑफ इनिशिएटिव, मतलब प्रस्ताव रखने का अधिकार, प्रपोजल रखने का अधिकार, ये कोई प्रपोजल हम गवर्नमेंट के सामने नहीं रख रहे। ये कोई सरकार के सामने पेशकश नहीं हो रही है। यहां भी डेरिल जी ने इसको गलत तरीके से समझा है। फिर वही बात है, कोई प्रोजेक्ट सरकार के सामने रखना है और उसको लागू करना है, ये बात आरओआई का विषय नहीं है। आरओआई का विषय पॉलिसी है, ना एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का संबंध, कुछ भी संबंध आरओआई आरओपी से नहीं है। तो यहाँ पे डेरिल जी ने आरओआई और आरओपी को पहले से ही गलत तरीके से समझ लिया है, और फिर वो बात आगे जाकर और बिगड़ जाती है। तो हम जो हमेशा कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स, ये राइट इनके नहीं है और ये अपने फंडामेंटल्स को करेक्ट कर नहीं रहे हैं, और इस वजह से इनको आगे काम, फर्टिलाइज इंडिया का काम करने में दिक्कतें आ रही है। और लास्ट में राइट ऑफ प्लेबिसाइट, वो जो प्रपोज किया गया है सिस्टम में, नया सिस्टम में, जिसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, वो सिस्टम में वो फिर पारित कैसा किया जाएगा लोगों के मत से। तो ये साइकिल अभी उसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ लेफ्ट नीचे में व्यक्ति या कोई ग्रुप भी रहेगा। समझो एक व्यक्ति के पास कोई पानी का प्रॉब्लम है, उसके पास तो वो सोल्यूशन नहीं है वो प्रॉब्लम का, लेकिन वो सिर्फ ये रखता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, इसका जो है सोल्यूशन आपको निकाल के हम गांव वालों को देना है। देखिए यहाँ पे जैसे प्रपोजल और प्रोजेक्ट, ये दो बातें कर रहे हैं। तो प्रपोजल और प्रोजेक्ट, और तीसरी बात कर रहे हैं प्रॉब्लम। और यहाँ पे कुछ पानी का प्रॉब्लम, कोई गांव वाला कोई पानी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसके लिए आरओआई और आरओपी का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। ये कोई ये कोई पॉलिसी डिसीजन वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव शाखा है, सिस्टम। इसके लिए कोई पॉलिसी तो थोड़ी बनानी होगी। और अगर पॉलिसी नहीं बनानी है, उसके लिए एक छोटा सा किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के सामने कोई एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव है। अगर एग्जीक्यूटिव सिस्टम नहीं काम कर रही है, तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए, न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका भी है, जुडिशरी भी है।
तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी ये टूल्स होने के बावजूद आप इसी चीज़ को एज अ पॉलिसी सिस्टम में आप उसको एज अ प्रपोजल लेके आना चाहते हो, जो बिल्कुल गलत है। और यही बात हम हमेशा डेरिल जी से कह रहे हैं कि आप इसको ठीक तरह से समझ लीजिए, लेकिन शायद ये बात वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है। और क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ये समझ बैठे हैं कि क्योंकि हम हमारी बात हमने जो रखी है उस उस बात को आप महत्व दे रहे और डेरिल जी की बात को आप महत्व नहीं दे रहे, और इसीलिए वो ऐसा समझ बैठे हैं कि यहाँ डिक्टेटरशिप हो रही है। लेकिन वास्तव में यह है कि उनकी बातों को अगर ठीक तरह से देख लिया जाए तो वे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है। वो हमारा जो वैधानिक प्रावधान है उस हिसाब से उनका आरोपी और आरोपी की सोच जो उन्होंने बनाई है वो नहीं बैठती है, और इसीलिए उसको हमने मंजूर नहीं किया है, उसको हमने बाजू में रखा है। और हमने जो बात की है आरोपी और आरोपी, उसकी हर एक चीज़ को हमने वैधानिक प्रावधान के ज़रिए फिट किया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर उसके ऊपर कुछ गड़बड़ है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो वो शायद अगर जानता नहीं है कि कहाँ भेजना है, कैसा लिखना है, तो वो अपने बूथ वालों के साथ बात कर सकता है, वो लोग उनको सलाह देंगे। तो एप्लीकेशन जो है ग्रुप के जैसा हो गया है। अभी यहाँ ये कहते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल या कुछ है जो वो गाँव वाला है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रपोज़ल कहाँ भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, तो अपने बूथ वालों से बात कर सकता है। अरे बूथ वालों में बात कर सकते मतलब किन से बात करनी है? उस बूथ में 1000-1200 लोग हैं, क्या उनमें से किस से बात करनी है? क्या 1200 लोगों से बात करनी है? क्या 1000 लोगों से बात करनी है? किन से बात करनी है? कौन होंगे वो उसके लिए वक्त देने वाले? कौन होंगे वो? कैसे समझ में आ जाएगा कि इससे बात करनी है उसको? वो भी तो उसी बूथ में रहने वाले उसके जैसे ही गांव वाले ही होंगे। उनकी भी समझ अगर वैसी होगी तो उनसे बात करने से क्या फ़ायदा है? तो इसके बारे में क्या सोच आपने सोचा है? ये डेरिल जी यहाँ पे बताते नहीं हैं। बस अपने बूथ वालों से बात करें, इससे काम होगा। अगर वो बूथ में रहने वाले लोग भी उसी के जैसे अगर है तो वो क्या सलाह देंगे, किस आधार पे सलाह देंगे? उनका ज्ञान के कौन बढ़ाने वाला है जिससे वो सलाह देने के लिए लायक हो जाए? इसके बारे में तो डेरिल जी कुछ नहीं बता रहे। कौन करेगा उनको समझदार, जानकार? इसके बारे में तो डेरिल जी कोई भी बात नहीं कर रहे। तो अगर वो जानते हैं कि ये जो नया प्रपोजल है हमें पंचायत के लेवल पे डालना है, मतलब उसका सलूशन वो लेवल पे होगा, तो वो भेज देंगे पंचायत को। अगर उससे बड़ी जगह है म्यूनसिपैलिटी या कॉरपोरेशन, समझो पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो वो प्रपोजल वहां भेज देगा। डेरिल जी कहते हैं कि अगर वो जानते हैं कि ये प्रपोज़ल हमें पंचायत लेवल पे डालना है या कहीं भी डालना है, अगर वो जानते हैं
तो क्या आप उसको पहले से ही आपने तय कर लिया, इसको आपने पहले से ही आपने एज्यूम कर लिया कि वो जानकार है? अगर वो जानकार है तो कैसे जानकार बने? इसकी जो जानकारी है बूथ वालों की, जिनसे वो सलाह करेगा, सलाह मांगेगा और वो सलाह देंगे, उनकी जानकारी कहाँ से आएगी? कौन उनको जानकार बनाएगा? कैसे बनाएंगे वो जानकार? इसके बारे में तो डेरिल जी कुछ कुछ भी बताते नहीं है। क्या होगा वो मैकेनिज्म जिससे बूथ वाले बाकी लोग जानकार बनेंगे? कौन करेगा वो काम? कैसे होगा वो काम? इसके बारे में डेरिल जी कुछ भी बात बताते नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि वो अगर छोटे स्तर पे है, निचले स्तर पर है, तो वो प्रपोजल को पंचायत में भेज देंगे। पंचायत में? आपको पता है, क्या इनको पता है पंचायत क्या होती है? पंचायत कोई विधान तंत्र होता है क्या? पंचायत तो विधान तंत्र नहीं होता है। अगर ग्राम लेवल पे, ग्राम स्तर पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, तब भी विधान तंत्र, गांव के लेवल पे विधान तंत्र जो होता है वो तो ग्राम सभा होती है। विधान तंत्र क्या होता है? विधान तंत्र प्रतिनिधियों से बनता है और गांव का प्रतिनिधि ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आप प्रपोजल ग्राम पंचायत को क्यों भेजना चाहते हैं, जबकि ग्राम पंचायत सरकार होती है? जैसे केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल सरकार होती है, वैसे ही ग्राम स्तर पर पंचायत सरकार होती है। उसका संबंध विधान तंत्र से नहीं है, उसका संबंध प्रशासन के ऊपर एक देखरेख के लिए होता है। वो क्या करेगी प्रस्तावों का? उसका कोई संबंध ही नहीं है प्रस्तावों से, उसका कोई संबंध ही नहीं कानून बनाने से और कुछ भी। उसका तो संबंध एग्जीक्यूशन से है। जैसे कानून है, जैसे नियम है, उस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रही है या नहीं, इसके ऊपर देखरेख करने के लिए पंचायत है, इसके लिए सरकार है। और आपने तो उनका विधान तंत्र में मिक्सिंग कर रहे हैं आप। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप वैधानिक प्रावधान की तरफ जरा नजर दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके मन में जो आएगा, क्या देश वैसे चलेगा? नहीं, यह देश संविधान के हिसाब से ही चलेगा। अगर संविधान में कुछ बातें अगर ठीक नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो उसको रखिए पूरे देश के सामने और उसके ऊपर आरोप आरोपी के तहत संविधान में बदलाव कर दीजिए। लेकिन वो बदलाव करेंगे तब सभी लोगों के हाथ में होगा वो। और आप अभी जो बातें कर रहे हैं वो संविधान में नहीं है। पंचायत सरकार होती है, पंचायत कोई प्रतिनिधि सभा नहीं होती है जहां विधानों के बारे में, जहां पॉलिसीज के बारे में कोई चर्चा हो जाए। नहीं, वो प्रशासन के ऊपर उसको हेड करने वाली बात है पंचायत। और अगर उनको पता नहीं है कि वहां पे वो लागू हो सकता है या उसके ऊपर वाले लेवल पे, मतलब ब्लॉक लेवल पे, वहाँ अगर होना है, कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा पता नहीं होता है कि ये एक्चुअल एप्लीकेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होना है। तो वो सभी लेवल पे दे सकते हैं। जैसे इसके आगे ऊपर वाला लेवल है स्टेट लेवल पे, उसके आगे है नेशनल लेवल पे।
तो अगर हम मैनुअल तरीके से बात करेंगे तो स्पीड पोस्ट से तो अपने ग्राम सभा या पंचायत में तो एक दिन में पहुंच सकता है वही दिन। लेकिन अगर कहीं दूर है तो स्पीड पोस्ट में स्टेट के अंदर 2 दिन में पहुंचता है। तो समझो 2 दिन में ये जो है प्रस्ताव, अगर किसी को पता नहीं है कि स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होना है, वो चारों जगह पे उसका कॉपी भेज सकता है। मतलब 2 दिन में ये सब जो है प्रपोजल यहाँ पहुंचेगा। और प्रपोजल का फॉर्मेट हम ऐसे रखेंगे कि उसमें लिखा होगा, ये मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, अगर आपके डिपार्टमेंट का बात नहीं है तो संबंधित डिपार्टमेंट को आप कृपया उसे फॉरवर्ड कीजिए। तो अगर कोई लेटर सिंपली लोकल किसी व्यक्ति या ग्रुप ने अपने पंचायत के यहाँ दिया है, तो उनका काम का बात नहीं है तो वो आगे भेज देंगे। अगर ब्लॉक लेवल का बात ने उनका काम नहीं है तो वो स्टेट लेवल पे भेज देंगे, और स्टेट से नहीं हो पा रहा है तो वो नेशनल पे भेज देंगे। फॉर्मेट पे ऐसा होना चाहिए कि जिसको भी व्यक्ति को वो प्रपोजल मिले, उसमें लिखा होगा कि ये आपके डिपार्टमेंट का काम है, तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए। नहीं तो आप इसे फॉरवर्ड कर दीजिए और फिर भी मुझे रिप्लाई भेज दीजिए कि आपका जो है डॉक्यूमेंट या प्रपोजल इस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हुआ है। अभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए ये फुल प्रूफ सिस्टम है। 4 कॉपी बनाओ और भेज दो सभी डिपार्टमेंट को। तो वो 2-3 दिन में मिलेगा उनको, और उनमें से कोई एक डिपार्टमेंट का रिप्लाई मिलेगा कि हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट का है, हम इस काम को लेते हैं। बाकी 3 जो है डिपार्टमेंट आपको लेटर भेजेंगे कि ये हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो ये हो गया प्रपोजल कैसा पहुंचेगा। अगर हम ये बात करते हैं कि हम सब अपग्रेड करेंगे सिस्टम्स को, आईटी अप्लाई करेंगे, मोबाइल पे सब होगा, वेबसाइट होगा, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो 1 क्लिक पे होगा। तो एक ही क्लिक पे 1 मिनट में ये चारों डिपार्टमेंट में पहुंच सकता है। तो ये पहला स्टेप हो गया प्रपोजल का, कैसे सही जगह पे पहुंचेगा। ये कह रहे हैं कि प्रपोजल एक दिन में 2 दिन में मैन्युअली पहुंच सकता है ग्राम सभा या पंचायत। पहले ये तय तय तो कर दीजिए कि कहाँ भेजना है आपको, ग्राम सभा या पंचायत में। क्या ग्राम सभा और पंचायत एक ही होती है क्या? अगर नहीं होती है तो क्या फर्क क्या होता है उसमें? क्या फर्क है उसमें? तो आप प्रपोजल ग्राम सभा में भेजोगे या पंचायत में भेजोगे? और ग्राम सभा में क्यों भेजोगे या पंचायत में क्यों भेजोगे? अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप पहले क्लियर नहीं हो और फिर विरोध भी कर रहे हो। हम जो कह रहे हैं उसको सुन भी नहीं रहे हो, उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। आप जो प्रपोजल भेज रहे हो, आप कह रहे हो कि एक तो पंचायत में भेजेंगे या म्यूनसिपाल्टी में भेजेंगे या कॉरपोरेशन में भेजेंगे, और अगर वहाँ पे वो लागू हो सकता है, सॉल्यूशन है या नहीं उनको पता नहीं है, तो वो आगे ब्लॉक लेवल पे पहुँच भेजेंगे या स्टेट लेवल में भेजेंगे या नेशनल लेवल पे भेजेंगे। ये आर ओ आई आर ओ पी, ये प्रपोजल की बात आप कहाँ कहाँ भेज रहे हो? उसका वो क्या करेंगे? उसका कोई प्रावधान होगा तो कुछ करेंगे। वो प्रावधान कौन लेके आएगा? और वो प्रावधान आप, अगर वो लेजिस्लेटिव है, विधान से संविधान तंत्र से संबंधित है, तो आप ये स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, नेशनल लेवल, ये तो सब प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स हैं। तो क्या वो इसके ऊपर कैसे निर्णय लेंगे कि ये कौन से स्तर का वैधानिक है?
उसके ऊपर वो निर्णय वाले होते कौन होते हैं? क्या वो अथॉरिटी है? आप उनको क्या काम करने के लिए बोल रहे हो? जो उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, वो काम वो क्यों करे? कैसे करे? हम बार बार आपसे इनसे कह रहे हैं कि ये विधान तंत्र, प्रशासन तंत्र और न्याय तंत्र, इनको आप मिक्स मत कीजिए। ये एक अलग अलग बातें हैं और ये एक दूसरे के लिए पूरक है। चाहे तो वो एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे के पूरक काम करेंगे तो लोकतंत्र अच्छी तरीके से चलेगा। और अगर वो एक दूसरे के बीच में टांग लड़ाएंगे तो गड़बड़ होती है। और यही बात तो हो रही है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दलतंत्र है। उसी को तो हमें निकल बाहर फेंकना है। लेकिन आप तो पूरा का पूरा खिचड़ी बनाने की बात कर रहे हो। अभी इन सब जगहों पे कमिटीज रहेंगे, मतलब जो हमने डिस्कस किया था रायपुर में। अभी ये जो राइट साइड में ये ब्लॉक दिख रहा है, ये कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसको, ये डिपार्टमेंट सभी वो जगह पे है। मतलब यहाँ पे 40 कमिटी लिखा हुआ है। तो जो भी स्टेट लेवल का अगर काम है, एक कमेटी का काम है, समझो वाटर कमेटी का, तो वो प्रपोजल पहले देखेंगे, रिक्वायरमेंट पहला स्टेप है, उसका रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। उसके बाद वो अपना खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे कि इसको ये रिसोर्सेज लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतने लोग लगेंगे, उसको इतने फंड्स लगेंगे। तो ये सब काम करेंगे। अगर प्रोजेक्ट का प्रपोजल नहीं है, कोई पॉलिसी का प्रपोजल है, नया पॉलिसी या करंट पॉलिसी में कोई चेंज होना है, तो वो पॉलिसी पे काम करेंगे। फिर लास्ट स्टेप है वो लॉयर्स का चेकिंग। मतलब अगर प्रोजेक्ट या पॉलिसी है, लॉयर उसको चेक करेगा, मतलब हर कमिटी के साथ। या अगर एक लॉयर भी हो सकता है सब 40 कमिटी के लिए, या 2 लॉयर। तो वो लॉयर चेक करेगा कि ये प्रपोजल या पॉलिसी जो बना है, ड्राफ्ट जो बना है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ वायलेट नहीं करता है। और दूसरी बात, क्या ये आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, कोई लॉ को कंट्रीव्यू नहीं करता है। वो जब सब चेक करेगा तो ये प्रपोजल ड्राफ्ट मतलब कंप्लीट माना जाएगा। आगे आपने बात की है डेरिल जी ने कमिटीज़ के बारे में। ये कमिटीज़ कहाँ होगी? तो हर जगह होगी। मतलब पंचायत में होगी, ब्लॉक में होगी, स्टेट में होगी, नेशनल लेवल पे होगी। हम बार बार इसको कि उनसे हमने इतनी बार पूछा है कि देखिए, भारत में तो 2.5 लाख से भी ज़्यादा पंचायत है। क्या हर एक पंचायत में ये 40-40 कमिटियां होंगी? वैसे ही लाखों की संख्या में ब्लॉक्स हैं। क्या उतने सारी कमिटीज़ हर एक ब्लॉक में होगी? हर राज्य में उतनी कमिटीज़ होगी और नेशनल लेवल पे भी उतनी कमिटीज़ होगी। ये कमिटीज़ कैसे बनेगी? कौन बनाएगा इतने लोगों को? कहाँ से आएंगे ये? और क्या करेंगे ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों काम करेंगे? जब आरओआई और आरओपी इसका संबंध कानूनों से है, और आप रिफ़र करते हो रामवीर श्रेष्ठ का नाम रिफ़र करते हो बीच बीच में। आप एक बार उनका जनसंसद का आर्टिकल देखिए, जो पहले दिन से वो आरओआई आरओपी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है। अगर आपको कहीं दिखाई देता है कि आरओआई और आरओपी का संबंध किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है,
तो बताइए, दिखा दीजिए कहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। उनका भी कहना यही है कि आरओआई और आरोपी का संबंध कानून और कानूनों में सुधार सिर्फ इसके लिए है। ये विधान तंत्र की बात हो रही है। क्यों आप इसको प्रशासन में घुसड़ रहे हो? क्यों? बार बार कहने से भी आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। ये 40 कमेटियां क्या करेगी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी। क्यों भाई? हमने जो कमिटीज का संकल्प किया है, कल्पना की है, वो क्यों है? वो इसलिए कि अलग अलग विषयों के जो जानकार है वो अपने अनुभव के जरिए कुछ गाइडलाइन देंगे, कुछ मार्गदर्शक तत्व बनाएंगे, जिसको फर्टिलाइज इंडिया का संगठन है उसको लेकर वो हर बूथ में उस ज्ञान को लेके जाएगा और लोगों को शिक्षित करेगा। ये जो ज्ञान है वो आएगा इन समितियों की तरफ से। ये कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए समितियां नहीं होगी हमारी कमिटीज, हमारी समितियां ज्ञान को बनाएगी, ज्ञान को तैयार करेगी, उसका संकलन करेगी, जिसको दलमुक्त भारत का संगठन के सदस्य बूथ लेवल तक, बूथ स्तरों तक 11 लाख बूथों में 100 करोड़ मतदाताओं के पास वो ज्ञान को लेके जाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, उनको ज्ञानवान करेंगे, उनको जानकारी देंगे, उनको जानकार बनाएंगे, जिसके जरिए वो हर एक विषयों के बारे में जानकार बनने की वजह से उनका एक मत होगा। हर एक विषयों के बारे में उनके एक कुछ मत बनेगा, और वो जो मत है उस मत के आधार पर वो अच्छे उम्मीदवार का चयन भी करेंगे और अच्छा प्रतिनिधि को चुनेंगे भी। और बस यही नहीं, वही कमिटीज, वही समितियां जो ज्ञान बांटेगी, उसी का आधार लिए हुए मतदाता सभा जो बनेगी, वो मतदाता सभा प्रतिनिधियों से संवाद भी करेगी। उसी ज्ञान के आधार पर वो संवाद कर पाएगी, और उस मतदाता सभा में कोई भी मतदाता उसका सदस्य बन सकता है। ये हमने बात की। तो यहां पे कहीं भी ये समितियां कोई किसी भी प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में नहीं लगी हुई है, नहीं कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसका कोई योगदान होने वाला है, ना कोई टेंडर निकालने के प्रक्रिया में उनका कोई सहभाग होने वाला है, ना बिलों को क्लियर करने में उनका कोई सहभाग होने वाला है। क्योंकि वो ये सभी कार्यकलाप जो है वो प्रशासनीय है। ये लोगों का काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है, ये प्रशासन का काम है। और इस प्रशासन के ऊपर प्रशासन ठीक तरह से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर जो वॉच होना चाहिए वो मंत्रिमंडल का है, जिसको हम सरकार कहते हैं। और सरकार को सवाल करने का अधिकार प्रतिनिधियों का होता है। प्रतिनिधि सवाल ठीक तरह से कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे संवाद मतदाता सभा सुनिश्चित करेगी। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसे कि आपकी जो रचना है उसमें हम देख रहे हैं कि आपने इन कमिटियों को तो सत्ता केंद्र बनाने की आपने पूरी की पूरी एक व्यूह रचना बनाई है। क्यों भाई? मतलब आज दल तंत्र है, कल समिति तंत्र हो जाएगा।
समिति तंत्र लोकतंत्र नहीं होगा, ये दलतंत्र जैसा ही और उससे भी विषिन्न भयंकर, एक जैसे पुलिस राज होता है, इंस्पेक्टर राज होता है, वैसे एक कमिटियों का राज हो जाएगा। यहाँ आप सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हो। हमने कहीं भी हमारे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमने पार्टीलेस इंडिया का हमने बताया है विजन डॉक्यूमेंट में, वह किसी को भी सत्ता केंद्र बनने में कोई प्रावधान ही नहीं रखा है। तो इसको भी आप ठीक तरह से समझ लेने की ज़रूरत है। फिर ये ड्राफ्ट नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाएगा इसके फंडिंग का? तो वो जाएगा सीधा एमएलए या एमपी के पास। अगर पंचायत लेवल पे है तो पंचायत तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के नीचे होता है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी को अटैच होता है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए वो फंड्स का उसका काम है। स्टेट से लाना है कि अगर स्टेट के पास नहीं है तो सेंटर से लाना है, ये एमएलए का काम है। अगर वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर स्टेट लेवल का बात है तो एमपी उस पर काम कर सकता है। तो जब भी फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा तभी वो लोग इलेक्शन कमीशन के थ्रू या कोई हम वेबसाइट के थ्रू वो प्रपोजल पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अभी एरोस जो है वहां जा रहा है, लाल वाले एरोस। जो भी समझो स्टेट लेवल पे है तो वो स्टेट लेवल के वेबसाइट पे जाएगा, या जैसे रामवीर जी ने बताया था कि सब मोबाइल एक्टिवेटेड होगा, वोटर लिस्ट होगा। तो स्टेट के पास कोई प्रपोजल आएगा तो उसके पास सब स्टेट के वोटर्स का कांटेक्ट नंबर होगा, तो उनके मोबाइल्स पे मैसेज जाएगा, उस पर लिंक होगा कि ये प्रपोजल है, क्लिक करके आप वेबसाइट पे देखिए और अगर आपको मंजूर है तो इसको मतलब अप्रूव कीजिए। अगर मंजूर नहीं है तो आप इसको रिजेक्ट करके अपने कमेंट्स दीजिए। और अगर आप अप्रूव भी करते हैं तो भी कमेंट्स डाल सकते हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन के एफिशिएंसी के लिए। तो ये ये वोटिंग का प्रोसेस जब भी लोग इसको पारित करेंगे तो ये राइट ऑफ प्लेबिसाइड यहाँ पे हो गया है। तो अभी सिर्फ जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वही जो कमिटी है उस स्थान पे। तो समझो स्टेट लेवल का वाटर प्रोजेक्ट का है, कोई स्टेट का समझो मध्य प्रदेश, तो वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए ये जो लास्ट 4 डार्क ब्लू कलर लाइन है वो सिर्फ दिखा रहा है कि कमिटी वो चीज इम्प्लीमेंट करेगा जो भी लेवल पे वो पारित किया गया है। तो कमेटी फिर नेक्स्ट स्टेप करेगा, उसके टेंडर्स भेजेंगे, फिर टेंडर्स देखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को फंड्स अटैच होंगे। तो ऐसा पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये पूरा का पूरा जो कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, ये सब डिटेल, ये तो काम ब्यूरोक्रेसी का है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, एग्जीक्यूटिव का है, ये तो सरकार का काम है। अगर कमिटी ये काम करने वाली है कोई आगे जाकर आपके हिसाब से, तो डरिल जी ये बताइए सरकार क्या करेगी, प्रशासन जो है वो क्या करेगा? अगर वो सब काम ये समितियां करने वाली है तो प्रशासन क्या करेगा, उसका क्या करेंगे? इसके बारे में आपने कुछ कहा नहीं है। देखिए, आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो वो है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये सही है कि आज प्रशासन में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, प्रशासन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है। और प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा है तो आप अगर न्यायपालिका में भी जाते हो तो आपको न्याय नहीं मिलता है तो बहुत देर से मिलता है, मतलब एक तरीके से अन्याय ही होता है। ये सब बातें
सभी को पता है, उसका तो स्वीकार है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि वहाँ पे दलतंत्र है। दलतंत्र की वजह से प्रशासन अगर नहीं भी काम करता है तो उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं, उसको पता है। बल्कि अगर वो काम नहीं करता है तो उसको शाबाशी मिलने वाली है दलों के तरफ से। अगर लोगों का काम प्रशासन नहीं करता है तो लोग तो परेशान हो जाएंगे, होते ही है। फिर वो न्यायपालिका में जाएंगे, न्याय नहीं मिल रहा है जल्द वक्त से, समय से, तो वो और परेशान होते हैं। फिर वो परेशान होकर और परेशान होकर जब प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, नेता लोगों के पास जाते हैं, तो ये दलों के नेता उनका काम पूरा कर देते हैं। और उस वजह से लोग इन दलों के नीचे लाचार भी हो जाते हैं। वो जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरीके से वो उनकी वोट बैंक भी बन जाते हैं। तो प्रशासन को कहा गया है, न्यायतंत्र को कहा गया है कि आप काम नहीं करोगे जब तक हम नहीं कहेंगे। आप लोग अगर आपसे काम करना चाहते हैं तो आप काम नहीं करोगे, लेकिन हमारा आदेश जब आएगा तभी आप काम करोगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पोस्टिंग इनके हाथ में आ गई है। और ये कौन है? ये दल है। तो हमारा तो प्रॉब्लम दल है। दलों को निकाल दीजिए, ये सब कुछ काम ठीक तरह से करने वाले हैं। इसके लिए पूरा का पूरा प्रशासन आपके हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। संविधान के तहत पूरा का पूरा तंत्र एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके दलों ने इसको पूरा का पूरा सत्ता का केंद्रीकरण किया है। और इन दलों को अगर हम निकाल बाहर फेंकते हैं तो फिर से ये जो संविधान के तहत जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो अभी भी है। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि दल बीच में है। बस दलों को निकालना है। आपको प्रशासन में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम अच्छी तरीके से करेगा। उसको करने की इच्छा होती भी है। तो ये बात है। ये जो आप बात कर रहे हो कि एमएलए और एमपीज का काम है कि वो फंड को लेके आना, फंड को अवेलेबल करना, ये कहाँ से जानकारी ली है डैरिल जी ने? ये जानकारी कहाँ से ली कि फंड एलोकेशन ये एमपी के हाथ में या एमएलए के हाथ में होता है? ये तो एक नई चीज़ आपने कही है। ऐसा कुछ प्रावधान कहीं पे संविधान में या किसी कानून में अगर है तो वो दिखाने का कष्ट करे। अगर वो प्रैक्टिस में हो रहा है और वो असंवैधानिक है तो वो हम जैसे दलमुक्त करेंगे, वो प्रैक्टिस को ख़त्म करेंगे। लेकिन आप वो प्रैक्टिस जो संविधानात्मक नहीं है उसके आधार पर आपने आरोपी और वो भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपने उसको अप्लाई कर दिया है जिसका कोई संबंध नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात, अगर प्रपोजल है तो कमेटी क्या करेगी? हाँ, तो वो उस हिसाब से वो देखेगी। क्या देखेगी उसके बारे में आपने पूरे एक वाक्य में भी क्लैरिटी नहीं दी है। आपको विधान तंत्र के बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं है, जबकि आरओआई और आरोपी ये पूरा का पूरा विषय ये विधान तंत्र से है, पॉलिसी के बारे में है, कानूनों के बारे में है, न कि किसी प्रॉब्लम के बारे में, न किसी प्रोजेक्ट के बारे में है। लेकिन आपका पूरा का पूरा फोकस प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम का है। यही बात हम 2 साल से 3 साल से आपसे कह रहे हैं कि आप
ठीक तरह से इसको समझ लीजिए। लेकिन डेरिल जी इसको समझने की, सुनने की मूड में नहीं है। और यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरा का पूरा रचना को आप देखते हैं ठीक तरह से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रपोजल कमिटी के पास आ रहा है। कमिटी उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेगी और एमपी एमएलए फंड को इंश्योर करके बोलेगी कि अभी आप प्लेबिसाइड करो। ये एक फॉर्मेलिटी जैसी बात हो रही है कि प्लेबिसाइड करो। अगर हाँ हो गया तो वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन का काम फिर से कमिटी के पास आ जाता है और फिर कमिटी टेंडर्स को फ्लोट करेंगे। और हम डेरिल जी हमें ये समझा रहे हैं कि हम इस तरीके से विश्वास करें कि ये जो टेंडर्स होंगे और उसका फ्लोटिंग होगा टेंडर्स का, और फिर टेंडर को पास होगा, इसमें कोई भी करप्शन कभी नहीं होने वाला है। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए इन कमिटियों के मेंबर्स के ऊपर। ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं डेरिल जी। और फिर इनके हाथ में सब कुछ होगा। टेंडर का पास करना, टेंडर अलॉट करना, बिल निकालना, बिल का पेमेंट करना, और फिर आगे जाकर फिर नए प्रपोजल के ऊपर भी काम करते रहना। मतलब पूरा का पूरा तंत्र ये समितियों के हाथ में आ जाएगा। इन शॉर्ट ये समिति तंत्र हो जाएगा, ये कमिटीक्रेसी हो जाएगी। और ये बात मैंने उसी वक्त 2-2.5 साल पहले जब ये प्रपोज़ल आपने रखा था डेरिल जी ने, तब मैंने इन्हीं शब्दों में इसके ऊपर मेरी टिप्पणी की थी। और उस वक्त भी डेरिल जी बहुत गुस्सा हो गए थे। मैंने कहा अगर ये कमेटी तंत्र नहीं होने वाला है, ये समिति तंत्र नहीं होने वाला है, तो आप बताइए कैसे नहीं होने वाला, आप समझाइए। इसमें पूरा का पूरा पावर कॉन्सेंट्रेट हो रही है कमेटी की हाथों में। और फिर इन कमेटियों को का सूत्रधार आप ही हो डेरिल जी। अभी ये बात आप सुनोगे तो और गुस्सा हो जाओगे, लेकिन आपकी ये जो आपने फ्रेमवर्क बनाया है इसमें गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है हमने बिल्कुल पॉइंट आउट किया था उसी वक्त। ना इसमें कोई विचार है पार्टीलेस का, ना इसमें कोई ऑनेस्टी है, ना इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना इसमें कोई डेमोक्रेटिक विचार है। और इसीलिए जो साथी इसका बिल्कुल अंधे की तरह, बिल्कुल बहरे की तरह इसका समर्थन कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए, इनको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बस इतना ही इस पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में मुझे कहना है। और ये भी कहना है कि इसका क्लैरिफिकेशन डेरिल जी दे कि ये जो बातें हमने रखी है यहाँ पे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है और फुल प्रूफ है, तो उसको फिर से समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।